नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मधुबनी स्टडी सेंटर में। तो बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही बिहार पुलिस का जो है खूब मजे से तैयारी करते होंगे। करते हो या नहीं, कि घर पे ऐसे ही बैठे रहते हो। भाई पढ़ा करो, वर्दी लो, ठीक है। कहते हैं एक कहावत है, एक बहुत अच्छी शायरी ने एक लड़का ने लिखा है कि भाई बेरोजगारी में कोई लड़की पसंद नहीं करेगा, बेरोजगारी में हर लड़की आपको पसंद करेगा। जैसे ही आप वर्दी पालोगे ना, तो लड़की का बाप भी फिदा हो जाएगा। बहुत अच्छा शायरी लिखा था भाई, हमें याद न है आपको। हाँ हाँ, लिखा था कि बेरोजगारी में हर लड़की होती है तुमसे जुदा, बेरोजगारी में हर लड़की होती है तुमसे जुदा। जरा वर्दी पाकर तो देखो, जरा वर्दी पाकर तो देखो, लड़की का बाप भी होगा तुम पे फिदा। बहुत अच्छा था, उस दिन मजे की क्लास थी भाई, सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई आज के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर भाई क्या बताऊं, आज आज लेट से ही क्लास चली है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो भाई आज का जो प्रीवियस क्लास है, कितना नंबर है भाई, 6 प्रीवियस ईयर है। तो हम लोग अभी तक कितने क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, लगभग हम तो 100 से 150 कर चुके होंगे। ठीक है, अब भाई एक बात आपको बता दूं, इनका पूरा इनका पूरा जो है भाई, अगर चाहते हो ना इनका पूरा, तो आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। और साथ ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, तो वहां पर फ्री ऑफ सेक्शन में पुलिस नाम के हम आपके लिए स्पेशल कर दिया हूं, ताकि आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें थी। तो बताओ मजा आ रही है ना भाई, वर्दी ले लो, लेकिन जो भी करो मेहनत करो, जी जान करो, सारा करो, नाच गान। भाई कितना मेहनत कर रहा हूं, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं ना, आपके लिए ही ना। मेरा कुछ ना होने वाला है, सिर्फ गुरु दक्षिणा मिलने वाला है, और बाकी तुम्हारा होगा। लड़की नहीं, लड़की का बाप भी तुम पे फिदा होगा। तो चलो भाई, सब मजाक वजाक तो होती रहेगी। चलो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, पिदूर पिदूर तल्ला गाला। भाई क्या बताऊं आपको, नाम भारत से देश के अलग अलग देश में जाओ ना, तो नाम ही अजीब होते हैं। ठीक है, अब देखो पिदूर ताला गाला भी श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका होगा। श्रीलंका का एक प्रमुख स्थल आकृति है। इसमें पूछ रहा है आपसे मेरे प्यारे दोस्तों कि पिदूर ताला गाला, ठीक है, श्रीलंका में कौन सी स्थल का आकृति है भाई, या नदी स्थलाकृति है, या झील स्थलाकृति है, या शिखर या गर्त है। तो भाई आप लोग बताएंगे कि हमें ही बताना पड़ेगा, हम तो जान ही जो है, हमें ही बताना पड़ेगा। लेकिन भाई इनको जो है ना अच्छे से करना। ठीक है, ये श्रीलंका की शिखर है मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ की, श्रीलंका की शिखर है। ठीक है, श्रीलंका की शिखर है। ठीक है, श्रीलंका का की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी है, चोटी है। ठीक है, श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। और बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, श्रीलंका के बारे में बताओ। श्रीलंका भारत की पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है भाई, देश है। ठीक है। दूसरी बात बताओ, भारत का पड़ोसी देश है, और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है भाई, तो पाक जल संधि है। इनको भी याद रखेंगे, पाक जल संधि। ठीक है, जल संधि याद रखेंगे आप लोग। और एक और थी मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि प्रवास संरचना थी, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो इतनी बात आप याद रख लेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, श्रीलंका में और बात करें दोस्तों, यहाँ बंदरगाह भी है। बंदरगाह कौन कौन है भाई, तो बंदरगाह की अगर बात कर ले, बंदरगाह 3 मिल जाएंगे। एक कोलंबो मिल जाएंगे, ठीक है, एक त्रि त्रि त्रिकोमाला मिल जाएंगे, त्रिकोलमाला मिल जाएंगे। और एक ही मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्या मिल जाएगा भाई, टोटा, बदन टोटा, या क्या मिल जाएगा, हवन टोटा मिल जाएगा। ठीक है, हवन टोटा का तो नाम ही सुने होंगे भाई,
हवन टोटा, ठीक है, हवन टोटा, ये भी याद रखेंगे, ये वाला बातें हैं। तो बताओ बंदरगाह में भाई कितने हैं श्रीलंका में बंदरगाह? बताएंगे दोस्तों, श्रीलंका में बंदरगाह कितने हैं? 3 है। कौन कौन है भाई? 3 कौन कौन है बताएंगे जरा भाई, बताएंगे। आप लोगों को ये बताओ, नदी में कभी उछले कूदले हो? श्रीलंका में जाना, श्रीलंका में जाना भाई, भारत में हो, तुम्हारा घर भारत में है, तो भारत के नदियों में तो तैरना तो आता होगा। मजा तब है जब दूसरे देश के नदी में जाओ। तो इस श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है भाई? महावेली गंगा, ठीक है, महावेली गंगा, सॉरी महागंगा लिखा गया भाई, महावेली गंगा है, ठीक है, महावेली गंगा, ठीक है, महावेली गंगा है। तो भाई यहां पर जाना, जब आपकी नौकरी हो जाती है तो यहाँ जबरदस्ती से जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई सेवराय, भारत की बातें हो रही है तो सेवराय हिल्स कहां पर है? कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सेलम जिले में है। और सेलम जिले कहां पड़ते हैं? तो तमिलनाडु में पड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सेलम जिले कहां मिलते हैं? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के सेलम, सेलम जिले में मेरे प्यारे दोस्तों। कहां? सेलम जिले में, ठीक है। राजस्थान में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सांभर झील है, आप लोगों को पता है सांभर झील। कर्नाटक में है कोलार, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? कोलार, सोने की खान है, सोने की। जब आपकी शादी हो जाए ना तो पत्नी को यहीं पे ले जाना, यहीं से 16 दिलाना, ठीक है। एक इसी पर केजीएफ मूवी चली थी, आप लोगों को पता है भाई? केजीएफ मूवी चली थी, पूरा कहानी जो था इसी पर, कोलार के आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करें किया जाए तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या सब है बात, आप कमेंट में बताएंगे। आंध्र प्रदेश में क्या है? नदियों के बारे में बताएंगे। आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी है और कौन सी पहाड़ी है, इनकी सर्च करेंगे, सॉरी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो बताएंगे सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से कौन से में है? कौन से भाई? तमिलनाडु में। वैसे मैं ही बता ही देता हूँ आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी है भाई। तो आंध्र प्रदेश में भाई बेलकोंडा की पहाड़ी मिल जाएगा, बेलकोंडा, ठीक है, बेलकोंडा की पहाड़ी मिल जाएगा, रंपा पहाड़ी मिल जाएगा, ठीक है, रंपा पहाड़ी मिल जाएगा, ये याद रखेंगे। रंपा पहाड़ी, ये सब बेलकोंडा पहाड़ी, ये मिल जाएंगे। तमिलनाडु में सेलम जिले पर सेवराय के हिल्स हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन नंबर सही इनका आंसर हो जाएगा। भाई देखो, आपको अगर तकलीफें हो रही है ना, ज्यादा बकबक मत किया करो भाई, नहीं तो ध्यान जो है यहां से वहां चले जाएगा, ठीक है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपर्जक आर्थिक जोन कहलाता है? देखो भाई, आर्थिक जोन की बात करें यानी कि तटीय सीमा की हम बात करें तो देखो भाई, तटीय सीमा की अगर हम बात करें ना तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक नियम बनाया है कि जिन देशों के पास तटीय सीमा है, ठीक है, उसके लिए एक अलग सीमा होगा। सबसे पहले उनका आधार रेखा बनाया जाएगा, ठीक है। आप ही बताओ, कोई देश का तटीय जो होता है भाई, तटीय सीमा जो होता है कोई देश का, वो सीधा होता है क्या? जैसे हम भारत की ही बात कर ले तो भारत की ही बात करें तो क्या भाई, सीधा थोड़ी है, सीधा नहीं ना है। तो इसी के लिए भाई एक बेस लाइन बनाया गया। क्या भाई? बेस लाइन। इसको अलग रंग से ले लेता हूं, बेस लाइन बनाया गया। चेंज तो हो जा भाई, चेंज इसको, ठीक है। इसके लिए क्या बनाया गया दोस्तों? इसके लिए बेस लाइन बनाया गया, ताकि बेस लाइन, अब मेरा सीधा उल्टा भाई, आप समझ लेना, एक बेस लाइन बनाया गया, ठीक है। और बेस लाइन में कहा कि देखिए दोस्तों, बेस लाइन से 12 नॉक्टी मील दूरी तक, ठीक है, 12 नॉक्टी मील दूरी को हम क्या कहेंगे भाई? हम कहेंगे क्षेत्रीय सीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? क्षेत्रीय सीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय सीमा। सबसे पहले हम ये बात कर लूं कि नॉक्टी मील क्या होता है। नॉक्टी मील का मतलब क्या होता है, यहीं पर बात की गई है। तो समुद्र की भाई, समुद्र की दूरी मापने के लिए, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नॉक्टी मील। और एक नॉक्टी मील बराबर कितना होता है? एक नॉक्टी मील बराबर होता है भाई 1.8 किलोमीटर है। ये बात याद रखना है, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो हमने क्या बताया आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत के बेस लाइन से या कि आधार रेखा से 12 नॉक्टी मील दूर तक क्या होगा भाई? क्षेत्रीय सीमा होगा,
ठीक है, वही हम 12 से 24 किलोमीटर 24 नॉक्टी मील की बात किया जाए, नॉक्टी मील, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो संलग्न क्षेत्र कहेंगे दोस्तों, संलग्न क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? संलग्न, संलग्न क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? संलग्न क्षेत्र कहेंगे भाई, इसको हम संलग्न क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पर भारत का पूरा जिस देश का है तो वहां पर आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक पूरा अधिकार होता है। यहाँ पर भी सीमा शुल्क ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 24 नॉक्टी मील से 200 नॉक्टी मील तक बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो नॉक्टी मील तो इसे क्या कहते हैं? EEZ जोन कहते हैं, यानी कि आर्थिक अनन्य जोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर्थिक अनन्य जोन कहते हैं। याद है ना, आर्थिक अनन्य जोन के नाम से, अनन्य जोन के नाम से, अनन्य आर्थिक जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में EEZ के नाम से करते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है आप, ठीक है। तो इसे क्या नाम से जानते हैं भाई? आर्थिक अनन्य जोन के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद अगर पूछा जाता है कि 200 किलोमीटर के बाद क्या होगा भाई, तो 200 किलोमीटर के बाद हाई सी होता है। क्या होता है भाई? हाई सी। और हाई सी में किसका अधिकार होता है भाई? हाई सी में अधिकार बात किया जाए तो कोई भी सब देश का होता है, ठीक है। जो देश यहाँ पर संसाधन खोजेगा, ठीक है, उनका उस संसाधन का उपयोग कर सकता है। तो आप बताएंगे तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को सीमा अपवर्जक, हाँ वही अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो भाई अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? या आर्थिक अनन्य क्षेत्र बोलो या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाए, बात तो सेम ही है। इनका कितना हो जाएगा भाई? कितना किलोमीटर बचा? 200 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। यहां तक कोई दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़े भाई, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किस संबंध में है? कि भाई डाकुओं का अर्थ संबंध था भाई, डाकू का नाम लिया है तो ये छुरी और चाकू चलाने वाला डाकू नहीं है, हम सब डाकू हैं। तुम भी एक नंबर का डाकू हो। कैसे? तो देखो ऐसे कि देखो संसाधन के नियोजित विध्वंस, आंसर नंबर बी होगा। यानी कि बात करता है कि संसाधन को जो दुरुपयोग करता है, संसाधन को दुरुपयोग करता है। आप जाते हो एक गिलास पानी लेते हो, 2 गिलास बर्बाद कर देते हो, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें, नहाते वक्त में एक बाल्टी पानी लेते हो, 2 डोल बर्बाद कर देते हो, नल छोड़ देते हो खुले हुए। ये सब क्या है भाई? ये सब तो है संसाधन का दुरुपयोग करना, पूरी तरह से दुरुपयोग करना। वहीं पर अगर बात किया जाए, थोड़ी ही देर के लिए हम बात किया जाए तो देखो भाई, संसाधन का महात्मा गांधी का कथन है, महात्मा गांधी का कथन है कि देखिए संसाधन जो है पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं। ये बातें आप याद रखना भाई। तो संसाधन का दुरुपयोग ही क्या कहलाता है? दुरुपयोग या विद्रोहन या अनियोजित विद्रोहन से ही क्या होता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें कोई डाकू हो गया ना आप लोग, हम भी डाकू हो गए। हम भाई पूरे संसाधन का सही इस्तेमाल करते तो हम डाकू कैसे हो गए भाई? तुम लोग डाकू हो एक नंबर का, ठीक है। चलो आगे बात करो। टैगोर पहाड़िया झारखंड के किस जिले में स्थित है भाई? किस जिले में है आप बताएंगे दोस्तों? टैगोर पहाड़िया, बंगाल टैगोर किसके नाम से जाना जाता है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाने भाई। कई इतिहास, कई किताब लिखे हैं, ठीक है। कवि थे, महान कवि थे, ठीक है। अरे चलो, हम तो हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं, ज्योग्राफी की बातें कर रहे हैं। तो देखो टैगोर पहाड़ी की बात करें तो ये रांची में है। और रांची किसकी राजधानी है? आप लोग बताओ दोस्तों, रांची किसकी राजधानी है? तो रांची जो है झारखंड की राजधानी। भाई पेन दूसरा ले लेता हूं, मजा नहीं आएगा, क्योंकि मजा तो तब आता है जब सतरंगी तितलियां इस पे बिखरती है कि नहीं। तुम लोगों के लिए बातें कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो रांची झारखंड के, अरे भाई साहब आ जाओ, देखो 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 आ ना रहा है भाई, ये ले लो। तो रांची किसकी राजधानी भाई? तो झारखंड। अब क्या बोलूं इनको, पूरा दिमाग को ओवरलोड कर दिया भाई, पूरा दिमाग को ओवर हैंग कर दिया है। देखो भाई, हाँ अब हो गया भाई। अब देखो रांची किसकी राजधानी है भाई? झारखंड की राजधानी है,
ठीक है, झारखंड की राजधानी है, इतनी पता है। ये टैगोर पहाड़ी कहाँ पर है? तो देखो भाई, झारखंड से, झारखंड सॉरी, रांची, रांची के, रांची शहर से, रांची शहर से 4 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, 4 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। झारखंड की और बात किया जाए तो छोटा नागपुर का पठार, याद है? छोटा नागपुर का पठार कहां पर है? ये झारखंड में है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, कहां पर है? छोटा नागपुर का पठार। और इसके साथ बताओ, छोटा नागपुर का पठार का सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। याद करो भाई, याद करो, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी याद रखेंगे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही आंसर है। और हम पेन के, इनके साथ पेन भी चेंज कर लेंगे और इनके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक को प्रजनन नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही बताओ। देखो देखो, जब हम इस फील्ड में, जब हम खेती करते हैं, ठीक है, जब खेती करते हैं तो इसमें अनेकों प्रकार के खादों का उपयोग करते हैं, उर्वरकों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, जिससे ताकि हमारी फसल जो है अच्छे से अच्छे हो पाए। लेकिन यहां पर क्या होता है, उसी रसायन में मेरे प्यारे दोस्तों एंड्रीन, एंड्रीन नामक रसायन पाया जाता है। एंड्रीन नामक रसायन पाया जाता है। ठीक है, रसायन पाया जाता है। ठीक है, रसायन पाया जाता है, और जिससे मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे मेढक की प्रजनन दर क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो भाई आप लोग बताओगे कि हमें इससे क्या लेना देना है? मेढक का प्रजनन दर हो खत्म हो या ना हो, उससे हमको क्या लेना देना है? अब देखो, बहुत भयंकर बात है। अब देखो क्या होता है, मेढक का प्रजनन दर अगर रुकेगा, हमको रसायन की प्रक्रिया से, रसायन की ज्यादा प्रक्रिया से, रसायन के ज्यादा प्रयोग से, जब जब क्या होगा भाई, रसायन के, एक फिर से बात बता दूं, रसायन का ज्यादा हम उपयोग करेंगे तो एंड्रीन नामक होगी, जिससे मेढक का प्रजनन दर कम होगा। ठीक है, अब आप बात करो। देखो भाई, मेढक के रहने से क्या काम होता है? तो देखो भाई, इस फसल में हम जब जो खेतों में फसल जो उगाते हैं, उसमें क्या होता है, रंग बिरंगे अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, और यही कीड़े मकोड़ों को मेढक क्या करते हैं भाई? खा जाते, जिंदा खा जाते हैं। आप लपक के, सीधे लपक के, और मेढक इन कीड़ों को क्या करते हैं? खा लेते हैं। क्या करते भाई? मेढक क्या करते हैं? इनको खा लेते हैं, और जिन कारण से हमारे फसल में कीड़ों मकोड़ों की संख्या कम हो जाती है और फसल अच्छा ग्रो करती है। ठीक है, अच्छा ग्रो करती है। लेकिन यही 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 अगर ना रहे तो बायोडायवर्सिटी जो है क्या हो जाएगा? बायोडायवर्सिटी असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, असंतुलन हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि बायोडायवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे दोस्तों, बायोडायवर्सिटी कब मनाया जाता है? बताओ भाई, जल्दी बताओ, बायोडायवर्सिटी कब मनाया जाता है? ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो 22 मई को, याद रखना, 22 मई को बायो या जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सारा चीज आपको कवर कर दूंगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज कवर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन है भाई, इनसे बहुत बेहतर तरीके से। देखो भाई, हमने बात किया एंड्रीन, तो हम बता देता विषय रसायन की, इसके बारे में हमने सारी बात किया जाए, और ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो इसीलिए आपको याद रखना होगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व पहाड़ियों को भाई पूर्वांचल कहा जाएगा ना। ठीक है, पूर्वांचल कहा जाता है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातों तो हमें समझ में आ गई। लेकिन हिमाद्री हिमालय को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है? तो भाई इसे हम सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च सर्वोच्च हिमालय के नाम से जानते हैं भाई, सर्वोच्च हिमालय। उसके बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय।
ग्रेट हिमालय, उसके बाद सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय, और मेरे प्यारे दोस्तों एक हिमाद्री हो गया, हिमाद्री तो हो ही गया, ठीक है। पूर्वांचल, शिवालिक हिमालय को क्या नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसे बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ये बातें याद रखेंगे, ठीक है, बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। वहीं पे एक हिमालय को क्यों छोड़ दें मेरे प्यारे दोस्तों? लघु हिमालय, लघु हिमालय को किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? लघु हिमालय, लघु हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, मध्य हिमालय के नाम से हम भी जानते हैं, ठीक है। और साथ ही हिमाद्री हो गया, इसे हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमाचल हिमालय, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वांचल कहां था भाई? पूर्वांचल, शिवालिक, सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। और हिमाद्री हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो भाई ठीक है, चलिए। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 60%, 60 से मेरे प्यारे दोस्तों 99% रहती है, 90% तक याद रख लो, तो 60% होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पानी की बार बार भाई, पानी को बचाओ, पानी को बचाओ, ना तो तरस जाओगे पानी को पीने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई, हमारे शरीर में 60 से 90% तक पानी रहती है, ठीक है। आप पानी को बचाओ, ठीक है। लोहित नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं? लोहित नदी, लोहित नदी की बात कर ले तो देखो, लोहित नदी नर्मदा की है तो नहीं भाई, सिंधु की है तो नहीं भाई, कावेरी की बात है तो नहीं भाई, ये किसकी है? तो ब्रह्मपुत्र की है भाई, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है भाई? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है। एक चीज बता दूं भाई, लोहित नदी को ना खूनी नदी के नाम से जानते हैं। अब खूनी नदी को नाम से क्यों जानते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखो भाई, लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है भाई। अभी खूनी नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? किसी का खून करता है क्या? इसमें जीव जंतु है, उनका खून करता है भाई। नदियों की तो कहलाम है, बाढ़ आया तो कितनों को ले डूबा। लेकिन यहाँ पर बात ये समझनी होगी कि लोहित नदी को खूनी नदी क्यों कहते हैं? क्यों भाई, ये लाल मृदा से होकर गुजरती है, और लाल मृदा से जब होकर गुजरती है तो भाई ये पानी किस, इनका रंग कैसा होगा? तो लाल होगा। और लोग देखते हैं तो कहता है भाई ये किसी का खून करके आया है, और जिन कारण से इसे क्या कहते हैं? खूनी नदी के नाम से जाने जाते हैं। लोहित की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र के कौन से तट की नदी है भाई? तो ये बाएं तट की नदी है। लोहित नदी बाएं बाएं तट की, बाएं तट की क्या भाई? बाएं तट की सहायक नदी है, सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलो और बताओ, और बताओ भाई, शुभनाश्री, सुभन सुभन सुभनश्री, सुभनश्री की बात किया जाए, सुभनश्री, सुभनश्री किसकी सबसे लंबी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये भी बातें लिख ही देता हूं, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी नदी, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी नदी, ठीक है, ये बातें याद करेंगे, ठीक है। लंबी नदी, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी नदी। और सुवर्णश्री भाई दाएं तट की, दाएं तट की सहायक नदी है, दाएं तट की सहायक नदी है, क्या भाई? दाएं तट की सहायक नदी है, इनको हम
याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा। नर्मदा की बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहां से भाई, अमरकंटक से निकलती है, इनको आप याद रखेंगे। सिंधु कहां से निकलती है, और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, और ये बंगाल के खाड़ी में जा जाती है। ठीक है, वो इसका मुहाना क्या है, नर्मदा, नर्मदा की सॉरी अरब सागर की है भाई, अरब सागर का है नर्मदा, अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है। ठीक है, सिंध की बात किया जाए तो मानसरोवर, मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर से निकलती है, और ये कहां पर जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जाती है अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में जा इसका मुहाना है। कावेरी की बात किया जाए तो ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, निकलती है, और ये कहाँ जाती है, तो ये जाती है बंगाल के खाड़ी में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बंगाल के खाड़ी में याद रखेंगे। तो इतनी बातें हमने बात की किसके बारे में भाई, सारे नदियों की बातें की गई। अब देखो भाई, तो इनका आंसर क्या था भाई, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही जवाब है। ठीक है, अगले हम बात करेंगे दोस्तों, तो अगले कौन क्या है भाई, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है भाई। तो भाई एक ऑप्शन छूट गया, और कैल्शियम लिखो, क्लोराइड, कैल्शियम लिख लो। ठीक है, कैल्शियम। कैल्शियम लिख लो। अब देखो भाई, अति जल दोहन से क्या बैठा है, देखो भाई अति जल दोहन से क्या बैठा है, आर्सेनिक बैठा है। क्या बैठा है भाई, आर्सेनिक बैठा है। अब देखो आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनिक तत्व होते हैं जिसमें क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम जब जल का अधिक सिंचाई करने लगते हैं, अति दोहन करने लगते हैं, तो आर्सेनिक तत्व जो है बाहर आने लगते हैं, और ये फसलों में मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में केस आया था कि बताया था कि भाई सबके महाराष्ट्र के कुछ एक गांव है जहां के लोगों के सर के बाल उड़ने लगे थे। ठीक है, आखिरकार ऐसा क्या था जो महाराष्ट्र के गांव था भाई, ये नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में लोगों की जो है बाल उड़ने लगे थे। क्या कारण था भाई, तो यही आर्सेनिक की कारण थे। वहां के सरकार के द्वारा दिए गए कोटा को पूरी तरह से उपभोग कर रहे थे, और जिन कारण से उनके सर के बाल जो है उड़ गए थे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया, तो यही बताया कि भाई आप कोटा वाले गेहूं, कोटा वाले जो गेहूं का उपयोग करते हैं, और जिन कारण से सर का बाल उड़ जाता है भाई, इसलिए कहते हैं कमाओ धमाओ, ज्यादा कोटे वाले पर ध्यान मत दो। ठीक ना, अरे हम खुद लेते हैं, टेंशन खा लेते हो, लो लो भाई, लो लो। कोटा क्या भाई, सरकार तरफ से मिल रहा है तो लेना तो जरूरी है। ठीक है, हम लोगों ने ही तो सरकार बनाया है ना, तो लेना तो जरूरी है। ठीक है, तो भाई यही बातें थी कि उनका भाई क्या हो गया था, सर की बालें उड़ गई थी। और एक सर की बात तो ज्यादा पढ़ने से भी उड़ जाता है ना भाई, तो सर का बाल तो भाई मत करना, सर का बाल उड़ाना मत। ठीक है, तो ये बातें थी। तो देखिए दोस्तों, एक बात बता दूं आपको, आर्सेनिक की कमी से क्या होता है भाई, बोर्ड गर्म हो जाता है ना, तो काम करना बंद कर देता है। इनको भी चाहिए क्या, एक पत्नी छोटी सी देखना कहीं पर, स्मार्ट बोर्ड की भी विवाह शादी करवा ही देता हूं, ताकि इनका भी मन लगने लगे मेरे साथ। ठीक है, चलो भाई, तो आर्सेनिक की कमी से आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्सेनिक की संकेंद्रण बढ़ा। अब आर्सेनिक की कमी से अब देखो हम इस क्षेत्र में फसल, इस क्षेत्र में अब देखो भाई आर्सेनिक की प्रभाव क्या क्या होता है, ये पूरे जैव विविधता को असंतुलित कर देंगे। कैसे, तो देखो जैसे हम यहाँ फसल उगाएंगे आर्सेनिक बढ़ेगी, और जैसे ही आर्सेनिक बढ़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों, गेहूं में, ये गेहूं है और इसमें बढ़ेगी, तो भाई इसके कीड़े मकोड़े खाएंगे। इसे जब कीड़े मकोड़े खाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को कौन खाते हैं भाई, मेढक। अब मेढक को कौन खाते हैं, तो सांप। सांप को कौन खाते हैं, तो गीद, मयूर। मयूर को भी जब मर जाते हैं तो कौन खाएंगे भाई, क्या सियार, ये सब खाते हैं। वहीं पर और जैसे गाय भैंस चरेगी, और गाय भैंस से हम लोग उसके दूध दूध का उत्पादन करते हैं, तो हम लोगों को बीमारी फैलेगा। और साथ ही यहाँ के हिरन, हिरन भाई की बात कर ले, हिरन की, तो हिरन को कौन खा लेता है भाई, शेर, बाघ,
चिता इत्यादि खा जाता है। तो आप देखिए दोस्तों, आर्सेनिक की कमी, आर्सेनिक की अधिकता से कितने जैव विविधता को प्रभावित कर दिया। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भाई, आपको बताया था, कमेंट में बात करेंगे। ठीक है, तो देखें जैव विविधता को किस तरह से प्रभावित किया भाई, पूरे तरह से नष्ट वष्ट कर दिया। ठीक है, तो आर्सेनिक, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है, गेहूं उगलेगी तो हम तो खाएंगे ही, उपजेगा तो हम लोग खाएंगे, तो हम लोगों में भी क्या होगा, आर्सेनिक की अधिक होगी, तो हमारा भी क्या होगा, केस तेस उड़ जाएगा। मतलब लगोगे 18 साल में ही बूढ़े लगोगे। ठीक है, तो भाई आप जल दोहन थोड़ा कम किया करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंबल नदी निम्न में से किस राज्य में प्रवाह करती है। चंबल नदी की बात करें तो ये राजस्थान की नदी है। ठीक है, राजस्थान की नदी है। चंबल नदी कहाँ की नदी है भाई, राजस्थान की नदी है। और ये कहां से निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जाना पाऊ पहाड़ी की निकलती है। जाना पाऊ पहाड़ी जो है किन पर्वत श्रेणी की श्रेणी है, तो विंध्यन है। तो क्या बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं भाई, अब देखो दोस्तों किसकी बातें हो रही थी, चंबल नदी की। चंबल नदी की बात किया जाए, चंबल, ये दूसरा कलर ले लेता हूं, ये दिखता नहीं है। ठीक है, चंबल, चंबल नदी की बात किया जाए तो ये कहां पर प्रवाह होती है भाई, प्रवाह की बात किया जाए तो प्रवाह राजस्थान में होती है। ठीक है, राजस्थान में होती है। ठीक है, राजस्थान में। दूसरी बात है, हम चंबल नदी की उद्गम की बात करें तो उद्गम कहाँ होगा भाई, उद्गम की बात करें तो ये एमपी के, मध्य प्रदेश के माऊ, माऊ स्थान से, माऊ के स्थान से जाना माऊ, जाना पाओ, सॉरी जाना पाओ, जाना पाओ, जाना पाओ, एक सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक है, सॉरी, जाना पाओ, जाना माओ, जाना माओ से निकलती है। ठीक है, जाना माओ से निकलती है। और ये किस जाना माओ, किस जाना माओ से निकल, जाना माओ एक पहाड़ी है, और ये पहाड़ी कहाँ की श्रेणी है, विंध्यन पर्वत श्रेणी के है, तो ये बहती है। ठीक है, राजस्थान की में कौन सी है, लूनी, और चंबल नदी यही है। और राजस्थान की और बात करते हो, लूनी नदी भी है भाई। ठीक है, विकल्प में सभी सही उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रभावित करती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सभी राजस्थान में भी, राजस्थान में भी और थोड़े बहुत उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी प्रवाहित होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो भाई भारत में 2011 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पर वन का विस्तार था, तो भाई बात कर ले तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 21.05 है। वन की बात किया जाए भाई, वन की बात किया जाए, एक कहावत है, एक कहावत क्या है भाई, कि मतलब 100, एक पेड़ 100 बेटों के बराबर है। कहावत बहुत अच्छा है, एक पेड़ 100 बेटों के बराबर है, लेकिन यही कहावत अभी उल्टा पड़ गया है। बेटा चाहे 100 पेड़ काट दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो गया भाई, 100 पेड़ काट दे मतलब 100 पेड़ के बराबर एक बेटा। ठीक है, ये बातें कहे, मतलब आजकल के दौर में भाई कहावत भी उल्टा होने लगा है। ठीक है, तो ये बात है। तो बिहार में कितनी बार, कितनी है विस्तार, कितनी है, तो 21.05 वन की विस्तार है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है भाई, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है भाई, आप लोग बताएंगे। माउंट, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है भाई, तो माउंट आबू के बताओ। चलो ये अरावली पर्वत पर, अरावली पर्वत की, अरावली पर्वत पर स्थित है। अरावली पर्वत की बात किया जाए तो भाई यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी की बात किया जाए, सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च चोटी क्या भाई, गुरु शिखर है। क्या भाई, गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर कितने ऊंचाई पर है भाई, 1722, 1722 मीटर की है। और ये गुरु शिखर कहाँ पर है भाई, तो गुरु शिखर क्या पर है, माउंट अब्बू पर है। ठीक है, माउंट अब्बू पर है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसी माउंट अब्बू पर मेरे प्यारे दोस्तों माउंट अब्बू हिल स्टेशन है। क्या भाई, माउंट, माउंट अब्बू हिल स्टेशन है, इसको याद रखेंगे, हिल स्टेशन है। ठीक है, हिल स्टेशन है, याद रखेंगे। ठीक है, हिल स्टेशन।
अरावली पर्वत को क्या नाम से जाना जाता है? इसे बूढ़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। बूढ़ा पर्वत के नाम से जानता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये भारत का, ये विश्व का सबसे प्राचीन है, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है। विंध्यन की बात किया जाए तो ये नर्मदा और ताप्ती का जल विभाजन का काम करता है भाई। जल विभाजन, जल विभाजन, जल विभाजन का काम करता है। ठीक है। मैकाल की बात करते हुए सतपुड़ा श्रेणी की क्या है भाई? सतपुड़ा पर्वत की या सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है मैकाले पर्वत। इनका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसका ऑप्शन माउंट आबू का ही अरावली पर्वत श्रेणियां हो जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। वन स्थिति के रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है भाई? भारत में इनमें से बताओ दोस्तों भारत का। इनका भी आंसर क्या होगा भाई? बी आंसर होगा, जो कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। वन की बात किया जाए तो भाई आप समझ सकते हो, लोगों ने वन को बहुत काटा है। ठीक है। और काट काट के वनों की संख्या घटा दी है। क्या कर दिया भाई? वनों की संख्या घटा दी है। बिहार में भाई वनों की कमी हो रही है, सोच सकते हैं भाई। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। जयंतिया राज्य में पाए जाने वाले जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का भी नाम है। ठीक है। पर्वत श्रेणी का नाम है। ठीक है भाई। तो इनका ऑप्शन नंबर बी मेघालय। ठीक है। चलो भाई मेघालय की हम बातें कर लेते हैं। और मेघालय की हम बातें करें दोस्तों, मेघालय की अगर हम बातें करें तो देखो मेघालय में क्या है भाई? मेघालय का पठार है। क्या है? मेघालय का पठार है। मेघालय का क्या पठार है? और जिसे हम शिलोंग के पठार के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं या नहीं? शिलोंग के पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम ये करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात तो ये करेंगे कि यहाँ क्या है भाई? पहाड़ियां हैं। कितने कौन कौन से पहाड़ियां हैं? तो गारो, गारो, खांसी और जैंतिया। ठीक है। जैंतिया, गारो, खांसी, जैंतिया, जयंतियां हैं। और ये जो रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ के मेरे प्यारे दोस्तों जनजाति, जनजाति, जनजाति के निवास करने वाले के नाम पर रखा गया है। ये बातें याद रखेंगे। ठीक है। ये बातें याद रखेंगे। और हम बात करें तो मेघालय को और क्या क्या भाई? और इसी खांसी पर मेरे प्यार दोस्तों, खांसी, खांसी पर क्या भाई? खांसी पर मसी म, मशी मशीन राम है, जो कि यहाँ पर क्या होता है भाई? सर्वाधिक वर्षा होता है। क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है भाई। सर्वाधिक वर्षा होता है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है। मेघालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पूर्वांचल का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये बादलों का घर के नाम से भी जाना जाता है। बादलों के घर। ठीक है। बादलों के घर के नाम से जाना जाता है और स्कॉटलैंड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। कर्नाटक में आपको बता दिया, कर्नाटक में क्या क्या है भाई? कर्नाटक में कोलार, सोने की खान। तमिलनाडु में बात करो भाई, मेघालय में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को गंगा, गंगा नदी को क्या कहते हैं भाई? आप जवाब देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो भाई 7% है। ऑप्शन नंबर डी जो कि इनका राइट आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो का इनका राइट आंसर है। आगे हम बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम अवलित पर्वत श्रेणियां हैं? अभी अभी जस्ट बताया था भारत का प्राचीनतम पर्वत, लेकिन भारत का नवीनतम पर्वत कौन सा है भाई? वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत कौन है? अरावली की अगर हम बात करें दोस्तों, अरावली की बात करें तो इसे भारत का सबसे प्राचीन, प्राचीन है, सबसे प्राचीन लिखो तो बेहतर रहेगा। ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। पर्वत श्रृंखला है। इनकी सर्वोच्च चोटी आपको बताया था गुरु शिखर है। ठीक है। और गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई थी? 1722 मीटर थी। यहाँ की बात करेंगे। और ये माउंट आबू पर स्थित है, ये भी बात किया था। ठीक है। माउंट
अब ऊपर स्थित है, ये भी बात किया था। और यहाँ पर एक हिल स्टेशन है। पूर्वी घाट की अगर बात करें दोस्तों, तो ये प्रायद्वीपीय भाग के पूरब में स्थित है। कहाँ पर भाई? पूरब में स्थित है। ये बातें आप याद रखेंगे। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां की बात करें तो बेलकोंडा है, सेवराय है, आदि इत्यादि है। ठीक है। हिमालय की बात करें दोस्तों, हिमालय की बात करें, और हिमालय की बात करें तो देखिए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये तेथिस सागर के अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप या अवसादों के वलन के परिणाम स्वरूप हुआ है। आप ही बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, एक थाली में हलवा रखो, आप दोनों तरफ से बल लगाओ, तो ये हलवा क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। उसी के परिणाम स्वरूप मेरे प्यारे दोस्तों हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय को ही हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? नवीन वलित पर्वत कहते हैं। नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है। वलित पर्वत के नाम से हम जाने जाते हैं। ठीक है। इसमें कितने श्रेणी है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 श्रेणी है। एक श्रेणी और जिसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय याद रखेंगे, ट्रांस हिमालय। ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए कौन कौन है भाई? तो एक है हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हो गया, या तो हम हिमाद्री हिमालय कहें, या तो सर्वोच्च हिमालय कहें। ठीक है, सर्वोच्च हिमालय, या तो मेरे प्यारे दोस्तों सर्वोच्च या ग्रेट हिमालय कहें। ठीक है, ग्रेट हिमालय कहें तो और भी अच्छा रहेगा, ग्रेट हिमालय। इन नामों से ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरी पर्वत श्रृंखला जो है मेरे प्यारे दोस्तों मध्य हिमालय है। ठीक है, मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या भाई? मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और मध्य हिमालय को हम क्या नाम से जानते हैं? तो लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़े तो शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाने जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसे बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमी घाट की अगर बात करें दोस्तों तो ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम भाग में है। ठीक है, पश्चिम भाग में है। ठीक है, और इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं भाई। क्या? सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। कितने सह्याद्री में बांटे गए हैं? तो भाई 2 सह्याद्री में बांटे गए हैं। एक उत्तर सह्याद्री, उत्तर की सह्याद्री, उत्तर सह्याद्री, और एक मेरे प्यारे दोस्तों दक्षिण की सह्याद्री। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सह्याद्री किसे कहते हैं तो आप लोगों को पता हो गया होगा। ठीक है, तो इतनी बातें जो मेरे प्यारे दोस्तों थी किसके बारे में थी? हिमालय के बारे में, जो कि नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। और ये मेरे प्यारे दोस्तों ट्रांस हिमालय, जो कि ये बातें थी। चलो, तो इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इनका। चलो भाई अगले बात करें। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रों का कितना प्रतिशत है? तो भाई 60% आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर। आप देखो भाई, भारत का लगभग 60%, 60% वन जो है सिर्फ आपको कहां पर देखने मिलेंगे दोस्तों? पूर्वोत्तर राज्य में मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखो भाई, आप दिमाग लगाओ कि इतना वन कहां पर है, वो इतना वन सिर्फ कहां पर है भाई? तो पूर्वोत्तर राज्य में है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनका जो कि राइट आंसर है। और बिहार में की बात किया जाए और देशों की बात किया जाए तो घटते क्रम में जा रहा है। जैविक खेती भी होती है पूर्वांचल राज्य में। ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है भाई? एंडीज पर्वत श्रृंखला यूरोप में तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों। क्या भाई? दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्या भाई? एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, इसको याद रखेंगे। श्रृंखला है। ठीक है, श्रृंखला है। अब बात करेंगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका विश्व की कितने नंबर का महाद्वीप है? ये मेरे प्यारे दोस्तों विश्व का चौथा, अरे भाई सही से लिखा जा, चौथा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है,
द्वीप है, याद रखेंगे। पनामा नहर का नाम सुने हो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि यही दक्षिणी अमेरिका में है, पनामा नहर। इसको भी याद याद रखेंगे, पनामा नहर, जो कि बड़ी तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया था। दूसरी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, अमेजॉन की नदी। एमे अमेजॉन की नदी देखे होंगे भाई, अमेजॉन का नदी नाम सुने होंगे, जो कि विश्व का सबसे अधिक जल ग्रहण करने वाला नदी है भाई। विश्व का सबसे अधिक जल जल ग्रहण करने वाला नदी है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बस आप कुछ ही देर है। तैरते हुए द्वीप फुमडी। फुमडी क्या होता है तो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, फुमडी जो कि सड़े गले पत्ते की अवशेष होती है, और पानी में जब तैरने लगते हैं, जल में तैरने लगते हैं, तो उसे फुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फुंडी कहते हैं। तो तैरते हुए द्वीप फुंडी निम्न में से किस झील को अनूठा विशेष दिया गया है? तो कहां पर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये लोकटक झील मेरे प्यारे दोस्तों। क्या भाई, लोकटक झील। और ये कहां पर है लोकटक झील, तो क्या भाई मणिपुर में है या मिजोरम में है, आप लोग बताएंगे दोस्तों। ये मणिपुर में है। कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों, मणिपुर में है। आज क्या बताओ दोस्तों, खांसी बहुत हो रही थी, ठीक है, खांसी बहुत हो रही थी, ठीक है। ये तो कहां पर है, लोकटक झील। लोकटक झील की बात किया जाए दोस्तों, तो मीठे पानी का मीठे मीठे पानी का मीठे पानी का क्या है भाई, मीठे पानी का झील है, ठीक है, मीठे पानी का झील है। सांभर झील की बात किया जाए तो ये खारे खारे पानी का झील है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। चिल्का झील कहां पर भाई, तो उड़ीसा में है, इसको भी